नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आपका राज्य। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां महायोजना 2031 के पारित होते ही स्थानीय लोगों में विरोध शुरू हो गया। नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि योजना लागू करने से पहले जिले में कुल 3,771 आपत्तियां आई, जिनका निस्तारण कर योजना को मंजूरी दी गई और साथ ही इस योजना के तहत कादरी गेट से पंचाल घाट रोड की चौड़ाई 45 मीटर, पंचाल घाट से सेंट्रल जेल चौराहे की 60 मीटर और जिला जेल चौराहे तक की 30 मीटर तय की गई है। स्थानीय लोगों ने कादरी गेट से पंचाल घाट तक 45 मीटर चौड़ी सड़क को लेकर विरोध जताया और इसे कम कर 25 मीटर करने की मांग की है। नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि जहां पहले से मकान बने हैं वहां सड़क की चौड़ाई कम रखी गई है, जबकि निर्माण क्षेत्रों में ज्यादा चौड़ाई निर्धारित की गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि प्रस्तावित सड़क चौड़ाई के हिसाब से ही प्लॉट का नक्शा पास किया जाएगा। इसमें कहीं 45 मीटर है, कहीं 25 मीटर, जिसको लोग आपत्ति कर रहे हैं कि किस तरह से योजना पारित की गई है, क्या नियम है? नहीं, कल इसमें कुछ लोग आए थे आपत्ति करने। लाल गेट से लेके कादी गेट तक जो चौड़ाई रखी गई है सड़क की, वो 25 मीटर रखी गई है और कादी गेट से पूंछला घाट तक 45 मीटर रखी गई है। उनका कहना ये था कि सब पूरा से 25 मीटर ही रखा जाए, लेकिन जिस समय आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थी उस समय सुनकर इनको आपत्ति डिसाइड किया गया था। उसके पीछे कारण ये है कि लाल गेट से कादी गेट तक का जो क्षेत्र है वो निर्मित क्षेत्र कहलाता है, यानी कि पहले से ही वो विकसित क्षेत्र था, तो इसलिए वहाँ चौड़ाई होती सड़क की 25 मीटर रखी गई है। तो कादी गेट से पंचाघाट वाला क्षेत्र है वो अर्ध विकसित या नव विकसित क्षेत्र है, जिसमें कि अभी निर्माण चल रहे हैं, इसीलिए उसको अच्छे ट्रांसपोर्टेशन की दृष्टि से, पब्लिक की सुविधा दृष्टि से वहाँ चौड़ाई 45 मीटर रखी गई है। लेकिन फिर भी लोगों ने जो अपना ज्ञापन दिया है उसको शासन को भेज दिया जाएगा, वहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसके क्रम में कार्रवाई की जाएगी। यूपी के कानपुर घाटमपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां थाना सजेती में घरेलू विवाद के चलते पति ने पत्नी के सिर पर पाटा से वार कर हत्या कर दी। आपको बता दें, जिस दौरान पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं घर में नाती के आने के दौरान आरोपी मासूम का गला दबाकर धमकाते हुए फरार हो गया। पड़ोसियों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाया जा रहा है और मामले की जांच कर आरोपी पति की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बता दें कि सजेती थाना क्षेत्र के कोरिया गांव में हीरालाल कोरी का देर रात अपनी पत्नी शिवकांति से किसी बात को लेकर कहासुनी में विवाद हो गया। इस दौरान हीरालाल ने घर में रखा पाटा उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर मार दिया, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी की मौके पर मौत के बाद हीरालाल मौके से भाग निकला। वहां नातिन ने दादी को जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा, तो इस पूरे घटना की जानकारी आसपास के लोगों को दी। पड़ोसियों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। वहीं मामले में घाटमपुर एसीपी कृष्णकांत यादव ने बताया कि सूचना मिली है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। तहरीर के आधार पर मुकदमा जो है वो दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपी पति की तलाश जारी है। सजेती में पुलिस को सुबह सूचना मिली कि एक महिला की हत्या कर दी गई है, तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। तो पुलिस के द्वारा जांच जब की गई तो पाया गया कि रात्रि में जो इसका पति है, इसका नाम हीरालाल है, उसके द्वारा इस महिला की हत्या कर दी गई है। उस समय इनका एक नाती था रौनक, वो भी मौजूद था। उसके द्वारा बताया गया कि आपस में लड़ाई हो रही थी। पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया है और उसमें FIR दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी के वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां सिगरा में सनातन रिसर्च सेंटर ने उत्तर प्रदेश में अपना संगठन विस्तार कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन रिसर्च सेंटर सनातन धर्म के संरक्षण और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वही कार्यक्रम में राज्य के सभी जिलों के लिए जिलाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त किए गए हैं और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए हैं और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमन त्रिपाठी की मेहनत को भी मंत्री ने सराहा और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। फिर से उस पर शोध कर रही है। तमाम अपने अनछुए विषयों को जो समय और काल के गर्त में समा गए हैं, उनको दुनिया के सामने और समाज के सामने लाना, अतीत की उन धरोहरों को सहेजना जिनमें हमारे प्राचीन दैवीय स्थान है, देवी देवताओं के मंदिर हैं जो समय के साथ
बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको फिर से उनको स्थापित करना, जीर्णोद्धार करना, मंदिरों की चिंता करना, अपने देश की संस्कृति की चिंता करना। तो ये जो सनातन को संरक्षित करने की संस्था है, निश्चित ही अपने काम में दिनों दिन प्रगति करती जा रही है। देश के प्रत्येक कोने में, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, देश के हर राज्य में ऐसे उन स्थानों को चिन्हित करना। काशी में भी बहुत सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया है इस संस्था ने। तो अतीत की धरोहरों को सहेजने का काम, वेद पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर, श्रुतियों पर, ये जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सबको सहेजने का काम ये संस्था कर रही है। हृदय की गहराइयों से इस संस्था से जुड़े अपने उन सारे पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ। आज संस्था का विस्तार भी था, आज बहुत सारे पदाधिकारियों ने नई जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लिया है। तो मुझको लगता है कि संस्था निश्चित ही भारत के उस सनातन को फिर से उस वैभव पर ले जाने का के लिए संकल्पित है और अपने काम में बेहतर आगे मंत्री जी, क्या आपको नहीं लगता कि समुद्र खतरे में है? खतरे में नहीं है। काल और समय के चक्र ने जो अतीत में नुकसान किया है, वर्तमान में फिर से वो गौरवशाली स्वर्णिम समय है भारत के लिए कि भारत के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने देश के विकास के साथ साथ विरासत को भी सहेजने का काम किया, तो देश विकास भी कर रहा है और अपने अतीत की हर विरासत को सहेजने का काम। चूँकि आयुष का मंत्री हूँ, तो आयुष में हमारी आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्ध, सुआरिप्पा और योग, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सारी विधाओं को भी मोदी जी ने जिस तरीके से सहेजा है। आपने अभी कल 21 जून था, आपने देखा कि भारत के उस सनातन योग भी भारत की सनातन विधा है, वो ऐसी विधा है जिससे इस देश में लोग स्वस्थ और निरोग रहते थे। उसको सारे विश्व में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलाकर मोदी जी ने आज दुनिया के 180 से ज़्यादा देश योग करते हैं, आयुर्वेद से अपनी चिकित्सा कर रहे हैं। भारत के वेदों के प्रति लोगों का लगाव बढ़ा है। भारत के जो सांस्कृतिक स्थान है, आपने देखा होगा कि जब से भगवान बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, जब से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने घर में विराजमान हुए हैं, मथुरा की बात हो रही, वृंदावन की बात हो रही, इस देश का जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है वो अपने उच्चतम बिंदु पे। दुनिया के किसी देश में धार्मिक रूप से इतने लोग एक एक शहर में जा रहे, काशी में आपने देखा कि कई करोड़ों लोग प्रत्येक वर्ष आ रहे। तो मुझको लगता है कि ये तभी संभव हो पाया जब वर्तमान की सरकार ने अपने अतीत की उन धरोहरों को, अपने सांस्कृतिक और धार्मिक विरासतों को और अपने उस आध्यात्मिक स्थलों को फिर से नई चेतना, नई ऊर्जा दिया है। आज देश चमत्कृत है, विश्व चमत्कृत। मंत्री जी, बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर जिस प्रकार से वहाँ के मंदिर के पुजारी आंदोलनरत हैं, उस पर सरकार क्या निर्णय लेगी? कुछ भी नया होता है तो कुछ परेशानियाँ होती हैं। मंदिर से जुड़े जो परिवार है, पुजारी परिवार है, वो सबकी चिंता सरकार कर रही है। बहुत सारी सहमति बन चुकी है। थोड़ा बहुत जो बातें हैं उसको बैठ के सुलझा लिया जाएगा। किसी का दिल दुखाना कॉरिडोर बनाने का मकसद नहीं है। मकसद है आने वाले उन करोड़ों तीर्थयात्रियों को जो बांके बिहारी का दर्शन करना चाहते हैं, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करना चाहते हैं, उनकी सहूलियत होगी। काशी में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनने के बाद जिस मंदिर में कुछ लोग खड़े हो पाते थे, आज लाखों लोग उस कॉरिडोर में खड़े होते हैं। तो आज संख्या के लिहाज से आप देख लीजिए कि इतिहास रच दिया बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आने वाले तीर्थयात्रियों ने। भगवान राम का जब से घर बना है, अयोध्या में दर्शनार्थियों की संख्या ने एक नया प्रतिमान रचा है, संख्या का विश्व रिकॉर्ड बना है। तो मुझको लगता है कि देश में आस्था का जो इस समय एक ऐसा दौर चल रहा है कि सारे लोग अपने उन आराध्य देवी देवताओं के मंदिरों की तरफ कर रहे हैं। उसमें इस सरकार ने कुछ संकल्प लिया है, वो कॉरिडोर बनाने का। निश्चित ही तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए, आने वाले दर्शनार्थियों की सहूलियत के लिए ऐसा काम किया जा रहा है। मंत्री जी, 5000 स्कूलों को बंद करने का बात कही जा रही है। गुरुकुल पद्धति के रिसर्च आप सनातन में बात की जा रही है, क्या मानते हैं इसको? क्या वाकई इस समय गुरुकुल पद्धति की जरूरत है? देखिए, शिक्षा के लिए देश में भारत की सरकार ने समान शिक्षा नीति लागू किया। पूरे देश में शिक्षा का एक गुरुत्व। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं संख्या के लिहाज से जहाँ शिक्षक मतलब कम बच्चे होंगे, ऐसी संस्था को किसी को ख़त्म नहीं किया जाएगा, सबको समायोजित किया जाएगा और उससे बेहतर स्थान बना के चूँकि बच्चे आकर्षित हों, परिवारीजन उनके आकर्षित हो और उन बच्चों में अपने बच्चों को मिले। आपने देखा कायाकल्प योजना के बाद से प्राइमरी शिक्षा में जो चमत्कार हुआ है वो आपसे छिपा नहीं है। आज आपके वो प्राथमिक विद्यालय
मॉडल स्कूल बन चुके हैं। तो शिक्षा को लेकर सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, नित्य नए प्रयोग करके शिक्षा को उच्चतम भारत, अतीत का भारत तो शिक्षा के लिए दुनिया का केंद्र था। ये नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और विक्रमशिला ऐसे विश्वविद्यालय जिनमें दुनिया के देशों के लोग आके बच्चे पढ़ा करते थे। तो शिक्षा का केंद्र भारत रहा है और भारत में शिक्षा की प्रणाली को सदैव सुधारना चाहिए। सनातन रिसर्च मनुस्मृति और संविधान से क्या बहस करेगा? मैंने कहा ना, यह संस्था अपने वैदिक परंपराओं को फिर से जिंदा करने के लिए वेदों पर, पुराणों पर, स्मृतियों पर, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब पे काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से घर वापसी की बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुस्लिम युवती महरून ने अपने हिंदू प्रेमी काशीराम के साथ मंदिर में शादी रचाई और अपना नाम बदलकर मोनिका रख लिया। बता दें कि 2.5 वर्षों के प्रेम के बाद महरून के परिवार ने विरोध किया, लेकिन प्रेमी युगल के समाज की कुरीतियों और धार्मिक भेदभाव को दरकिनार करते हुए अपनी मर्जी से 7 फेरे लिए और शादी में हिंदू रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन हुआ। आपको ये भी बता दें, जिसमें स्थानीय बजरंग दल कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक शर्मनाक मामला सामने आया, जहां सलोन थाना क्षेत्र के ग्राम सिरसिरा में 3 किलो आम खरीदने को लेकर विवाद के दौरान सोहिल और इसराइल नफीस ने एक हिंदू युवक को जाति सूचक गालियां देते हुए बर्बर मारपीट की। वहीं युवक के विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी है और मौके से भाग गए। तो वहीं सालोन पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश जो है वो शुरू कर दी। यूपी के चंदौली जनपद के धीना थाना क्षेत्र अंतर्गत एवती गांव में सरकार की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। गौरतलब है कि ग्राम प्रधान, सचिव और लेखपाल के मिलीभगत से ग्राम सभा के तालाब के भीटे पर मुस्लिम कठमुल्ले जिहादियों ने मजार बना दी। आपको बता दें कि ये वही तालाब है जहां छठ पूजा का आयोजन होता है। यहां जमीन जिहाद का मामला बन गया है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं यहां भ्रष्टाचार और मिलीभगत की भेंट चढ़ रही हैं। तो वही मौके पर पहुंची हमारी टीम को ग्राम प्रधान का कोई पता नहीं मिला, जबकि ग्रामीण विकास के नाम पर नाकामयाबी का आरोप लगा रही है और मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग अब पूरे इलाके में जोर पकड़ रही है। ये सीधे ग्राम प्रधान की राजनीति है वो, जबकि यहाँ 2-4 घर मुस्लिम होंगे, मगर 4 घर मुस्लिम के वोट के चक्कर में ये सरकारी ज़मीन पर ये मजार बना दिए। पीछे भी मजार बनाई जा रही है। देखिए, आज मिट्टी का बनाया गया है, इस पर हरा रंग का कपड़ा डाला हुआ है। कल के डेट में सीमेंटेड का हो जाएगा सीमेंट। उसके बाद इसको छा देंगे, उसके बाद ज़मीन जिहाद जो अगल बगल वाले सब कब्जा कर लेंगे। अभी आप देखें कि बगल में क्रिश्चियन लोग बना रहे थे, ठीक उसी के बगल में ये कब्रिस्तान और ठीक बगल में ये मंदिर है। गांव वाले बोल रहे हैं इस मंदिर में ताला लग जाता है, मंदिर की बड़ी दुर्दशा है। हम चाहेंगे कि आप एक बार मंदिर भी थोड़ा देख लीजिए। देखिए, 2-3 साल से अवैध बना हुआ है, बहुत पुराना भी नहीं है। इसको कोई बाहर का था, बना के चला गया। बिहार के थे, कहाँ के थे? बिहार के थे ना, बिहार के थे, वो चले गए। यहाँ पे कोई पहले कुछ था नहीं था। आज मिट्टी से बना है, कल इसको सीमेंट से बना देंगे। हाँ। उसके बाद इसको जोड़ के दीवार इसको छा देंगे कंक्रीट से, और ये फिर कब्जा कर लेंगे। और बगल में परिवार रहता है, देखिए उधर घुमाइए कैमरा। उनको डरा धमकाने के लिए कि यहाँ रहेगा मस्जिद, तो वो लोग डर के छोड़ के इस ज़मीन को छोड़ देंगे। फिर जब छोड़ देंगे तो इस पूरे एरिया को हम कब्जा करके मतलब मजार बना देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ज़मीन जिहाद का मामला है, मतलब मजार बनाना, ज़मीन को कब्जा करना। इसकी शिकायत ये एवती गांव है, और इसकी शिकायत आप लोगों ने कहीं किया था? नहीं, यहाँ कोई शिकायत नहीं किया था। कहीं किए होंगे तो नहीं पता, अभी तक तो कोई शिकायत नहीं था। उधर भी ज़मीन है, उधर भी है ताल में, उधर भी मतलब मजार बनाया गया है, और जो कि तो आप लोग इसको शिकायत नहीं करते हैं? ये आज ऐसा है, धीरे धीरे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और ये सब कम होते जाए, पता चलेगा मजार और मस्जिद बढ़ती जाएगी। अभी यहाँ पे चर्च था बगल में, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम इसका विरोध किया है। तो इसकी शिकायत कहीं नहीं की है आप लोग? अभी तो शिकायत नहीं किया। चंदौली से 25 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पे यवती गांव में हम लोग आए हैं, सुदर्शन न्यूज़ चैनल की टीम। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये ग्राम सभा का तालाब है, और ये ग्राम सभा इतना सुंदर तालाब है, लेकिन जो मुस्लिम कठमुल्ले हैं ये यहाँ पे ज़मीन जिहाद, अभी कैमरा से कहीं दिखाएं, ये यहाँ पे मजार बनाई जा रही है।
और ग्रामीण जो गांव के भोले भाले हैं ऐसे लोगों को ये लोग बिहार से आकर के ठगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गांव वाले शिकायत भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको बहला फुसला के झाड़ फूंक के नाम पर ये इसको बनाते हैं। और बगल में एक मज़ार वहाँ भी है तालाब के उस पर, जो ग्राम प्रधान यहाँ के हैं उसको पट्टा करके इसको बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें ग्राम प्रधान जो मुस्लिम कठुमले उनसे पैसा लेते हैं, जो जैसे कि ग्रामीणों ने यहाँ पे यवती गाँव वालों ने आरोप लगाया है कि उनको ये बढ़ावा देते हैं और मज़ार बनवाते हैं। मंदिर का देखभाल नहीं करते हैं प्रधान जी, लेकिन मज़ार का देखभाल जरूर करते हैं। कैमरा में दिखाएं, ये इतना सुंदर तालाब है। यहाँ पे जो गांव वाले हैं आके इसमें छठ पूजा लोग करते हैं। छठ पूजा के साथ साथ अगर यहाँ पे छठ पूजा होता है तो इस तालाब के भेटे पे मज़ार का क्या काम है। आज ये मिट्टी का है, कल सीमेंट का होगा और इसको फिर धीरे धीरे कब्जा करके इसको विशालकाय गुंबद वाला इसको एक मज़ार बना दिया जाएगा। कैमरामैन जितेंद्र प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के जनपद बस्ती के कप्तानगंज स्थित मदरसा अहले सुन्नत फैजुलनबी में नियुक्तियों को लेकर एक बड़ा और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मदरसे के वर्तमान प्रबंधक मुनीर अली पर अपने पद का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर परिवारवाद और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है। और ये शिकायत अब सीधे जिलाधिकारी बस्ती के कार्यालय से लखनऊ में बैठे यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री तक पहुंच चुकी है, जिसमें इस पूरे प्रकरण की गहन जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। आरोप है कि मदरसे के अंदर जबरन प्रबंधन ने अपने पिता की कब्र बनवा दी है। इतना ही नहीं, मदरसा बंजर की जमीन पर निर्मित है, मगर जिम्मेदारों के द्वारा कोई कार्रवाई जो है वो नहीं हो रही है। देखिए, कुछ ऐसे मदरसे हैं जो अवैध बने हैं। मदरसे खुलते हैं शिक्षा के लिए, शिक्षा देने के लिए। अब मदरसे खोल करके अगर आप आवासीय बना ले रहे हैं तो जब शिकायत आती है तो उसकी जांच होती है। जांच में जो दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके नाते रोक लगा दी गई, मदरसों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है और जांच हो रही है। जो फर्जी तरीके से भर्ती पाए गए हैं उनको निकाल बाहर किया जाएगा। अगर वो मदरसे की शिकायत मिली तो उसकी जांच निश्चित कराएंगे। अगर वो गलत किए हैं तो उनको उसकी सजा मिलेगी। यह मदरसा अपनी स्थापना काल से ही विवादों के घेरे में रहा है। इस मदरसे में दामाद को दहेज देकर के दहेज के रूप में नौकरी देकर के शादी का लालच देकर के शादी की गई। वहाँ का प्रबंधक जिसका नाम मुनीर है, उसने अपने 5 दामादों को क्रमशः उसमें नियुक्त किया। और वस्तु स्थिति यह है कि शिक्षा नियम अधिनियम के तहत, मदरसा एक्ट के तहत प्रबंध समिति का कोई भी सदस्य, कोई सगा संबंधी नियुक्त नहीं हो सकता। ऐसे में इतना बड़ा 420 और धूर्त व्यक्ति मुनीर, जिसने कागज पर इस्तीफा देकर के दामाद की नियुक्ति किया और फिर तुरंत मैनेजमेंट का चार्ज ले लिया। ये सरकार मदरसा अधिनियम, शिक्षा अधिनियम और समाज और देश सबको धोखा दे रहा है। इस्लाम में मदरसे की बड़ी ऊंची कल्पना की गई है। इस्लाम को धोखा देकर समाज को सब प्रकार से गुमराह करके उसने ये काम किया है। यह बहुत बड़ी साजिश है। इसने एक नहीं अनेक अपराध किए हैं। इसने 28 हेक्टेयर तालाब की जमीन पर कब्जा करके जिला प्रशासन की आंख पर पट्टी बंधी हुई है। न जाने किस चश्मे से देखता है। हर बात में कंप्लेंट की प्रतीक्षा करता है जिला प्रशासन। और योगी के राज में इस तरह का अगर हो रहा है तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और गंभीर अपराध है। 5 दामादों को नियुक्ति, राजस्व की क्षति और एक अधिकृत व्यक्ति को जिसकी नियुक्ति हुई उसको निकाल करके किनारे रखना और फिर अगले किसी और दामाद की नियुक्ति करना। दामादों के बाद दामाद, दामाद के बाद दामाद। इसने जो काम किया है अपने सारे रिश्तेदारों को प्रबंध समिति में भर लिया है। इसमें अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बस्ती और उप निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, सारे के सारे लोग इस बात के लिए दोषी हैं। आपको अवगत कराना है कि ये जनपद बस्ती में मदरसा अहले सुन्नत फैजुलनबी जो कप्तानगंज में स्थित है, इसके बारे में कई प्रकरण चल रहे हैं। इसमें से 2 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। यहाँ तक आपके ये प्रबंधक द्वारा अपने सगे संबंधियों की नियुक्ति के बारे में ये आपके माध्यम से अभी संज्ञानित हुआ है। अभी पत्र इसमें जो अभी रिसेंट समय में पत्र कोई शिकायती प्राप्त नहीं हुआ है।
लेकिन अगर इसके संबंध में कोई भी शिकायती पत्र प्राप्त होता है तो उसकी जो भी नियमानुसार सुसंगत नियमावली 2016 है उसके आलोक में जांच करा सकता है। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर अपने तीखे बयानों को लेकर चर्चा में हैं। बता दें कि आजमगढ़ के हुसैनगंज में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस, सपा और बसपा पर सीधा हमला बोला। राजभर ने कांग्रेस पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए आपातकाल को काला अध्याय बताया और सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने मुसलमानों को अधिकार और सम्मान दिया है और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। यूपी की अगर हम बात करें तो दंगों पर और कर्फ्यू पर विराम लग गया। उनकी सरकार में छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते थे। आवाज इस सरकार में अपराधी या तो जेल के अंदर या तो जमीन के अंदर या तो ऊपर। तो अब उनकी सरकार में आप ही लोगों के चैनल पे चलता था गुंडों की सरकार, लेकिन यहाँ तो बुलडोजर की सरकार है। अगर गलत करोगे भाई, अन्याय करोगे तो फिर भाई बुलडोजर चलेगा। आपने कहा था आजमगढ़ में अखिलेश धर्मेंद्र जी यादवों का हक खा रहे हैं। अब अखिलेश यादव यहाँ अपना आशियाना बना रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? अब 3 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है उनके। बना लिए हैं कि बना रहे हैं? उद्घाटन होने जा रहा है उनके मकान का ना, बना रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य है इस प्रदेश में मुसलमानों का 18% वोट मुसलमान देता है समाजवादी पार्टी। ये कैरियर पर बैठता है, छतरी जो साइकिल के पीछे है उसको हम लोग कैरियर कहते हैं, और साइकिल चलाते हैं अखिलेश जी। तो हम कह रहे हैं कि इस बार 27-27 के चुनाव में यदि आपकी सरकार बनती है तो साइकिल चलाने के लिए किसी मुसलमान को दे दो। अब आप थोड़ा पीछे कैरियर पे बैठो, देखो कितना दर्द होता है कुछ दूर जाने पर, तब ना महसूस होगा। अच्छा नेता जी, एक सवाल और है कि 2027 में किस तरीके से बीजेपी तैयारी कर रही है और आपकी तरफ से क्या स्टैंड है 27 को लेकर? 4 महीने में आपने देखा होगा कि हाफरी आ गई आजमगढ़ में। 4 महीने से हम खाली आ जा रहे हैं, थोड़ा रुकते हैं, सब परेशान हैं। देखिए, प्रदेश और देश की जनता विकास चाहती है। अगर हम विकास की बात करें तो अगर हम सड़क कनेक्टिविटी को देखें, आप आजमगढ़ से ही देखिए, तो आपको चाहे बलिया जाने की आज के 10 साल पहले चले जाइए और आज देख लीजिए, आपको गाजीपुर जाने के लिए, आपको गोरखपुर जाने के लिए, आपके लखनऊ जाने के लिए जो कनेक्टिविटी आपको मिली है, हर जिले को मिली है, ही नहीं आजमगढ़ की बात नहीं, हर जिले को मिली है। सड़क कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी आप देखिए। आप जब स्टेशनों पर आज के 10 साल पहले जब हम लोग जाते थे वहाँ ट्रेन पकड़ने के लिए बैठते थे, इंतजार करते थे, तो बड़े बड़े चूहे कूदते थे। आज चूहे नज़ारत है। सुबह अगर स्टेशन पर आप ट्रेन के इंतजार में बैठते थे, ट्रेन आगे रुकती थी तो पूरा ट्रेन के नीचे गंदगी हो जाती थी। आज उस पर विराम लग गया। आज अगर एयर कनेक्टिविटी की बात अगर हम करें तो पूरे देश से सबसे ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में है। आज उत्तर प्रदेश से पूर्ण रूप से उन गरीबों की राहत मिल रही है जो गरीब बीमार होता है, ऑपरेशन कराना होता है, आयुष्मान कार्ड के नाम पर 5 लाख रुपए में बेचारा गरीब इलाज करा लिया, उसको राहत मिली है। जिस गरीब को कोई रोजी रोटी नहीं है उसके लिए राशन की व्यवस्था सरकार कर रही है। जो हमारी माताएं बहनें हैं, आप देखते होंगे हर गाँव में बीसी सखी ऐसे समूह बने हुए हैं कि वो खुद बैंकों से उनको सहायता दिला करके उनको खुद रुपया कमा के परिवार चलाने की व्यवस्था सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद शामली से खबर है, जहां बड़ी ही धूमधाम के साथ आचार्य नयन सागर जी महाराज का जलालाबाद अतिशय क्षेत्र में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। वहीं क्षेत्र में इस ऐतिहासिक मंगल प्रवेश को लेकर तैयारियां कई दिनों से जोर शोर से चल रही थी। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कमेटी मंत्री ने बताया कि आचार्य श्री का इस वर्ष चतुर्मास बढ़ौत जनपद बागपत में होने जा रहा है, जिसकी विधिवत घोषणा 7 जून 2025 को गुरुतीर्थ निर्मना यतन नानौता से की गई। यूपी के मथुरा के महावन से खबर है, जहां पुलिस ने 3 दिन में लूटकांड का खुलासा कर दिया। बता दें कि बरेली हाईवे पर मुठभेड़ में 4 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिनको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं एक आरोपी मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि बदमाशों ने राहगीरों से चैन, मोबाइल, कैश लूटा था। लूटी गई चैन पर बैंक से 1.60 लाख का गोल्ड लोन भी ले लिया गया। पुलिस ने हथियार, बाइक और लूटा हुआ सामान बरामद किया है।
एसएसपी ने महावन पुलिस टीम को 20,000 इनाम देने की घोषणा की है। जनपद मथुरा के थाना महावन में विगत 21 जून को एक घटना घटित हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति एक अपनी मोटरसाइकिल पे जा रहे थे। उनको 4 बदमाश आए और उनको तमंचे की नोक पर ओवर पावर किया और उनके पास से एक जो चेन पहने हुए थे, महंगी चेन थी, वो छीन ले गए। उनका पर्स छीन ले गए जिसमें 5,000 रुपये थे और उनका एक नथिंग कंपनी का एक मोबाइल था, उसको छीन कर लेकर चले गए। ये सनसनीखेज घटना में एसओजी और थाना महावन की टीम लगी हुई थी। लगातार आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे थे, सभी सूत्रों से जानकारी की जा रही थी। आज शाम को ये नवनिर्मित बरेली हाईवे के पास में एसओजी प्रभारी राकेश और महावन प्रभारी सुधीर की टीम चेकिंग कर रही थी। 5 बदमाश ये 2 वाहनों पर आए। इन्होंने पुलिस टीम को देखते ही पुलिस टीम पर फायर किया। एक स्कूटी जो कि घटना में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 बदमाश उस पर थे, वो उनके ऊपर पुलिस ने भी फायर किया, उसमें वो घायल हुए हैं। और एक मोटरसाइकिल पर 3 बदमाश थे, जिसमें 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। एक अमित नाम का व्यक्ति मौके से भागने में कामयाब हुआ। ये कुल 4 अपराधी जो हैं, परवेज है, आकाश है, मोहित है और एक बदमाश और है, विशाल है। इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं। सभी सदर बाज़ार मथुरा के रहने वाले हैं। इनके पास से जो घटना में चेन मिली थी, उसको इन्होंने गोल्ड लोन ले लिया था। 1,60,000 रुपये वो बरामद हुआ है। सभी के पास से कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं। जो घटना में मोबाइल चोरी हुआ था वो बरामद हुआ है, पर्स बरामद हुआ है और सभी इसमें एक्टिवा स्कूटी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। ये सनसनीखेज अपराध था। इस सनसनीखेज के घटना के अनावरण के लिए एसओजी और थाना पुलिस को एसएसपी मथुरा सर की तरफ से 20,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया गया है। अभी जो घायल हुए हैं अपराधी, इनको उपचार के लिए भेजा गया है। इनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। यूपी के बदायूं से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बिजली विभाग की भारी लापरवाही से कई बेजुबान जानवरों की जान चली गई। बिसौली कोतवाली क्षेत्र के बीरमपुर गांव में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन का सपोर्टिंग वायर टूटकर जमीन पर गिर गया, जिससे करीब 100 मीटर इलाके में करंट फैल गया और इस हादसे में आधा दर्जन मवेशियों की मौके पर ही तड़प कर मौत हो गई। गांव में इस दर्दनाक हादसे को लेकर भारी आक्रोश है और विभाग पर कार्रवाई की मांग जो है वो तेज की गई। यूपी के मथुरा के माठ थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा हो गया। जहांगीरपुर के 2 युवक देर रात बाइक से लौटते वक्त विद्युत पोल से टकरा गए। वहीं टक्कर के बाद बिजली के तारों से चिंगारी निकली और बाइक में आग लग गई, जिससे दोनों युवक लखन और भप्पा उर्फ तेजपाल मौके पर ही जलकर उनकी मौत हो गई। मौत के वो शिकार हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक नई थी और उनके पास 1.5 लाख रुपए भी थे, जो जलकर खाक हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे गांव में शोक का माहौल है। ये घटना नहीं है सर, हादसा है। क्या हुआ है? ये हादसा हुआ है, लट्टे से लड़के आ रहे थे माठ से, लाइट से हुआ है। ये लाइट पेड़ पर गिरी है, खम्मा बीच में से 2 जगह से टूटा है। 2 जगह से टूटने के बाद में पेड़ पे गिरा है। पेड़ पे से आग बह रही है नीचे की तरफ। गाड़ी गिरी है, गाड़ी पे से पेट्रोल फैली है, उसकी वजह से आग बढ़ गई है। तो ये दोनों एक ही बाइक पे थे? दोनों एक ही साथ थे, एक ही गांव के लड़के हैं। क्या नाम है इनके? एक का नाम लखन है, एक का नाम तेजपाल है। ये कहाँ के निवासी है? गाँव जहांगीरपुर। यूपी के गाजियाबाद से सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया, जहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती खौफनाक अंत तक जा पहुंची। बता दें कि थाना साहिबाबाद क्षेत्र में 5वीं मंजिल पर रहने वाली महिला सोनिया की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने फरुखाबाद निवासी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूछताछ में सामने आया कि सोनिया ने जब शादी से इनकार कर दिया और पैसे मांगने लगी तो वो मानसिक रूप से परेशान हो गया। वहीं 17 जून को वो गाजियाबाद पहुंचा और चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस से वारदात को इस्तेमाल की गई चुन्नी भी बरामद जो है वो की गई है और पूरे मामले की जांच जारी है। दिनांक 18/6/2025 को डायल 112 के माध्यम से थाना साहिबाबाद को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की बॉडी इसके कमरे में 5वीं मंजिल पर है। तो उस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और पहुंचने के बाद उसकी पंचायतनामा भर करके जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। तो मृत्यु का कारण गला दबाने का आया है उसमें।
फिर उसके बाद तत्काल थाना साहिबाबाद की पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस और सीसीटीवी की मदद से एक अभियुक्त प्रकाश में आया था। उस अभियुक्त को जो है साहिबाबाद रेलवे स्टेशन के पास ही गिरफ्तार किया गया है और जो अभियुक्त गिरफ्तार है उसका नाम किशनपाल पुत्र राम सिंह है। ये निवासी बेसिकली फरुखाबाद का रहने वाला है। अभियुक्त से जब पूछताछ की गई तो पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इसकी जान पहचान ऋतिका से लगभग 2 साल पहले इंस्टाग्राम पे हुई थी। इंस्टाग्राम के माध्यम से दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए थे, उनकी बातचीत होने लगी और वो इसके घर पे कई बार मिलने भी आता था, इसके संपर्क में था। 1 साल पहले जब अभियुक्त की शादी हो गई थी महिला से, चांदनी नाम की महिला से, और उसकी अब 1 महीने की अब पुत्री भी है, तब ये महिला इसे ब्लैकमेल, ऋतिका इसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दी थी कि तुम जो है अपने परिवार छोड़ करके मेरे साथ रहो और जो है मतलब अपना परिवार छोड़ दो, इस तरह का ब्लैकमेल करना शुरू हो गई थी। तो ये परेशान होकर के इसके घर पे आया उस दिन 18 तारीख को और इसने उसे जान से मारने की इसके घर पे रुका रहा और रुकने के बाद इसने उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करके वो फरार हो गया था। यूपी के हरदोई में इंदिरा पार्क में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का शव पड़ा मिला। वहीं पार्क में घूमने आए लोगों ने युवक का शव देखा तो घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरा मामला सांडी कस्बे के इंदिरा पार्क का बताया जा रहा है। आज दिनांक 24 जून 2025 की शाम कस्बा सांडी के एक पार्क में एक शव प्राप्त हुआ है। शव की पहचान कमलेश निवासी सहोरा के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कि मृतक नशे का आदी था। फील्ड यूनिट द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। शव पर कोई जाहिरा चोट का निशान नहीं है। मृत्यु का सही कारण जानने हेतु पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अग्रितर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लगातार हो रही बारिश ने शहर की जर्जर सड़कों और बदहाल सिविल व्यवस्था की पोल खोल दी है। जहां पौष कॉलोनियों में निचली बस्तियों तक घरों में पानी भरा हुआ है और इस पर कांग्रेस नेता सुनील शर्मा, ग्राहक महापंचायत के प्रांतीय महामंत्री लोकेंद्र मिश्रा ने निगम मुख्यालय में निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उन्होंने ठेकेदारों द्वारा बनाई गई सड़क उखाड़ने और नालों के चौक होने का आरोप लगाया। निगम के अधीनस्थ अधिकारियों की लापरवाही को लेकर चेतावनी दी गई कि जल्द ही सुधार ना हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। आज पूरे शहर की सड़कें उधड़ गई हैं। जो निर्माण कार्य के दावे किए थे, ग्वालियर स्मार्ट सिटी बनाने के दावे किए थे, मैं पूछना चाहता हूं, आप भी इसी शहर के हैं, आपको कहीं ग्वालियर स्मार्ट सिटी दिखाई दे रही है? पूरी सड़कें उधड़ गई हैं। जो रोड निर्माण कार्य किए गए हैं उनमें भी 1-1, 2-2 फीट के गड्ढे हो गए, 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हो गए। वर्षा काल सिर पर था, क्यों नहीं नालों की सफाई कराई गई? आज पूरा शहर जलमग्न है, सीवर व्यवस्था ध्वस्त है। आज सीवरों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। कैसे जी रही है ग्वालियर की जनता? कितना बड़ा दंश भुगत रही है, कितनी तकलीफ भुगत रही है। और सत्ता के मद में सत्ता नशीन लोग केवल भाषणबाजी करते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठे विकास की इबारत लिखते हैं। आज शहर के धरातल पर आकर देखिए, आपने ग्वालियर को स्मार्ट सिटी नहीं बदहाल सिटी में तब्दील कर दिया है। हम तो बैठे हैं, आपको तो मालूम है, हम तो संघर्ष करते हैं, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ते रहेंगे जब तक कि जनता की समस्या के लिए निंद्रा में सोया हुआ शासन प्रशासन, सत्ता के मद में सोया हुआ शासन प्रशासन उनकी सुध नहीं ले। हम जो है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पर लगातार 10-15 दिन से शिकायतें आ रही थी कि हमारे घर में पानी भर गया या हमारी रोड खराब हो गई, हमारे मोहल्ले में पानी भर गया, रोड उखड़ गई। तो ऐसी कई समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, चूँकि ग्राहकों का संगठन है, समस्या समाधान कराने वाला, और ग्वालियर का प्रत्येक नागरिक नगर निगम का टैक्स भरता है, तो वो ग्राहक हुआ, उपभोक्ता हुआ, तो नगर निगम का भी दायित्व बनता है कि उसको अच्छी सेवा दे। तो आज उसी समस्या को लेकर आज हम जो जन सुनवाई में आए हैं और हमने कमिश्नर साहब को यहाँ पे समस्याओं से बोला, अवगत कराया है कि चाहे वो दीनदयाल नगर हो, चाहे वो हजीरा हो, चाहे वो वार्ड क्रमांक 12 हो, चाहे वो लदेड़ी हो, चाहे वो मुरार हो, चाहे वो ठाटीपुर हो, चाहे वो लश्कर हो, सभी जगह शहर में पानी, थोड़ी सी बरसात में पानी भर गया। मध्य प्रदेश के धार जिले के सिंघाना गांव में प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका कविता कोचे के नशे में स्कूल आने पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का वीडियो सामने आया। वहीं प्राचार्य और अन्य शिक्षकों ने लिखित शिकायत की थी कि उनकी हरकतों से स्कूल का माहौल बिगड़ रहा है, जहां कई बार समझाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। तो वहीं कलेक्टर ने मामले की गंभीरता से लेते हुए शिक्षिका को तत्काल निलंबित कर दिया है। कर्नाटक के बेलगांव जिले के चमकेरी गांव में 15 वर्षीय रेणुका
बंडगर को खेलते समय दिल का दौरा पड़ गया, जहां उसके अस्पताल से ले जाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। दरअसल रेणुका कक्षा 9 की छात्रा थी, तो वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है। यूपी के देवरिया से खबर है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाने और अत्याचार दमन को याद करने और भावी पीढ़ी को वो काला अध्याय बताने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने जिला पंचायत देवरिया के सभागार में लोकतंत्र रक्षा सेनानियों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश से इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिए जाने के बाद सत्ता पर काबिज रहने के लिए आपातकाल घोषित कर दमन करने का कार्य देश भर में शुरू हो गया था और विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में बंद कर प्रताड़ित करना शुरू करवा दिया। वहीं उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित करते हुए कहा कि आप लोगों ने लोकतंत्र की रक्षा की है और कहा कि रोडवेज में सीट आरक्षित रहेगी और हम सरकार से सम्मान राशि बढ़ाने के लिए भी निवेदन करेंगे। कार्यक्रम में देवरिया कसिया जिला सहकारी बैंक के सभापति पूर्व विधायक रविंद्र मल, पूर्व राज्य मंत्री विधायक जयप्रकाश निषाद, पूर्व विधायक सत्य प्रकाश मणि, क्षेत्रीय महामंत्री सुनील गुप्ता, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सहित कई अन्य नेता भी यहां उपस्थित रहे और टाउन हॉल में आपातकाल की यातनाओं से संबंधित प्रदर्शनी का भी आयोजन यहां किया गया। लोकतंत्र का काला दिवस 25 जून 1975 जब इमरजेंसी लगाई गई और इमरजेंसी में उस समय के सभी राजनेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनके परिवार के ऊपर अत्याचार किया गया, हमारी गर्भवती माताएं बहनों को जेल में भेजा गया और कितने लोगों के नाखून उखाड़ लिए गए, उनसे प्रताड़ित कराया गया। वो आज का दिन काला दिवस के रूप में 25 जून 1975 काला दिवस था, लोकतंत्र के हत्या का दिवस था, तो वो आज मनाया जाता है और आज उसी के उपलक्ष्य में आज देवरिया जनपद के मेरी भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है, उसने यहाँ पर जो लोकतंत्र सेनानी थे उनको सम्मानित करने का काम किया और उस समय के जो अत्याचार थे उसको भी जनता के सम्मुख लाने का प्रयास किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।